नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अगले टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। पहले तो रेजोनेंस का मतलब क्या है पहले वो समझो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से मैं इसको समझा रहा हूं। मान लो कि ये कोई पेड़ है जिसके ऊपर आपने एक झूला डाला हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर आपका एक दोस्त बैठा है जिसको आप झूला रहे हो। ये लो जी, ठीक है, ये एक झूला है और ये आपका दोस्त है जो इसके ऊपर बैठा हुआ है, इसको आपको झुलाना है। तो ये एक सिस्टम है, ठीक है, जो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशंस करेगा। जब आप इसको धक्का मारोगे तो झूला आगे जाएगा फिर वापस आएगा, ठीक है, और इसमें कुछ टाइम लगेगा। इसको मान लो कि 2 सेकंड का टाइम लगता है। अच्छा, अगर ये जो पर्सन है जो इसको झुला रहा है, मान लो ये वो पर्सन है, ये आप यहाँ पे खड़े हो और आप इसको धक्का मार के कंटिन्यूअसली झुला रहे हो, तो ये वो सोर्स है जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है इसको। तो ये तो कौन है? सोर्स। और ये क्या है? ये है सिस्टम, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशंस करेगा। अगर ये इसको धक्का मारता है तो झूला आगे जाएगा फिर वापस आएगा, फिर वापस धक्का मारेगा तो झूला और ऊंचा जाएगा फिर वापस आएगा, फिर वापस धक्का मारेगा तो और ऊंचा जाएगा फिर वापस आएगा। एक चीज सोच के बताओ, क्या हर बार जो टाइम इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में लगेगा झूले को, वो बराबर होगा या चेंज होता रहेगा? क्योंकि जैसे जैसे धक्का मारता जा रहा है ये झूला और ऊंचा जाता जा रहा है, तो हर बार जो टाइम इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में लगेगा क्या वो बराबर होगा या अलग अलग होगा? तो याद रखो ये जो टाइम है ये बराबर होता है। झूला चाहे कितनी भी ऊंचाई पे जाए, जब ये एक चक्कर कंप्लीट करके वापस आएगा तो इसको टाइम उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था। इसका रीजन देखो, जब ये पहली बार इसने धक्का दिया होगा तो झूला धीरे से आगे गया होगा फिर वापस आया होगा, मान लो इसको 2 सेकंड लगे। जब अगली बार इसने धक्का दिया तो झूला थोड़ा फास्ट हो गया और ये थोड़ा ज्यादा दूरी तक जाके वापस आया, तो फास्ट भी तो हो गया। अगर ज्यादा दूरी कवर करनी है तो ये थोड़ा फास्ट भी तो चल रहा है, तो टाइम उतना ही लगेगा। क्योंकि ये एक्चुअल में एक सिंपल पेंडुलम वाला केस है, और जो सिंपल पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, जो कि अर्थ के ऊपर कांस्टेंट होती है हर जगह, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये रस्सी है ना, इनकी लंबाई पे डिपेंड करता है। तो झुलाते टाइम पे ना तो जी बदल रहा है ना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स बदल रही है। इसका मतलब जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और टाइम पीरियड अगर फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसकी ऑसिलेशंस करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे इसके लिए, सिस्टम के लिए, इसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक सिस्टम है जो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में ऑसिलेशंस कर रहा है, और ये कौन है? ये सोर्स है जो कंटिन्यूअसली इस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहा है ताकि जो झूला है वो और ऊंचा जाए, ठीक है। ये सोर्स है एनर्जी का और ये है सिस्टम। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ कि ये जो सोर्स है इसको कितनी फ्रीक्वेंसी से एनर्जी सप्लाई करनी चाहिए इस सिस्टम को ताकि हमको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिले। एम्पलीट्यूड मतलब झूला जितना ऊंचाई तक जा रहा है उसको हम मेन पोजीशन से उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ज्यादा से ज्यादा ऊंचा जाए इसके लिए इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी और इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होना चाहिए? मतलब अगर ये सोर्स धक्का मार के इस झूले पे इस पर्सन को झुला रहा है तो कितने टाइम बाद में या किस फ्रीक्वेंसी से इसको एनर्जी सप्लाई करनी है इस झूले को? तो आप देख रहे हो कि ये झूला आगे जाता है फिर वापस आता है, और मान लो इसको 2 सेकंड लगते हैं, तो हर 2 सेकंड बाद में ये धक्का मार रहा होगा। झूले का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 2 सेकंड। इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में 2 सेकंड लगते हैं, और ये जो पर्सन है ये जब इसको एनर्जी सप्लाई कर रहा है तो हर 2 सेकंड बाद में इसको धक्का मार रहा है। इसका मतलब इसका भी टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड है। दोनों का टाइम पीरियड मैच कर रहा है। ये जो पर्सन है ये कितनी देर बाद में इसको धक्का मारेगा? 2 सेकंड बाद में, ठीक है, और ये 2 सेकंड बाद में घूम के वापस आ जाएगा। तो हर 2 सेकंड बाद में ये पर्सन इसको धक्का मार रहा है। इसका मतलब सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी यहां पे मैच कर रही है, बराबर है। अगर ये 2 सेकंड में झूला वापस आता है तो ये भी 2 सेकंड बाद में ही इसको धक्का मारेगा। अगर इसने किसी और फ्रीक्वेंसी से एनर्जी सप्लाई करने की कोशिश की तो आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं मिलेगा। जैसे झूला जाके वापस आ रहा था और ये बीच में दौड़ के आया और इसने इसको धक्का मार दिया, तो झूला वापस जा रहा है और बीच में ही अगर इसको धक्का मारेगा तो झूला फास्ट होने के बजाय उल्टा स्लो हो जाएगा, क्योंकि झूला वापस आ रहा था।
बीच में धक्का मार दिया इसने, इसको पहुंच जाना था झूले को, उसके बाद में इसको धक्का मारना था ताकि ये और ऊंचाई पे जाए। ये बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी अगर मैच करती है, क्या करती है यहाँ पे, मैच करती है, तो आप मैक्सिमम आउटपुट इस सोर्स से ले सकते हो, इससे मैक्सिमम फायदा उठा सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई क्या? और सिस्टम भी उसका सपोर्ट करेगा। अगर ये हर 2 सेकंड बाद में इसको धक्का मारेगा तो सिस्टम उसका सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर ये बीच में ही धक्का मारना चाहेगा, बीच में जाके ये झूला आया भी नहीं है वापस और बीच में जाके धक्का मार रहा है, तो उस केस में जो सिस्टम है वो उसको अपोज करेगा, एक तरह से रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा इसके लिए, है ना। तो इसी चीज को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को। एक सीरीज आरएलसी सर्किट की मैं बात कर रहा हूं, ये है मान लो रेजिस्टर, ये है मान लो इंडक्टर, और ये क्या चीज है, एक कैपेसिटर, और तीनों के अक्रॉस हमने यहाँ पे एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। क्या लगा रखा है, एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम इंपीडेंस बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम इंपीडेंस के लिए यूज करते हैं। और इस सर्किट में अगर आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है E, जो कि E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है, तो सर्किट में जो आपको करंट मिल रहा होगा वो बराबर होगा I इक्वल टू ई अपॉन जेड। मैं यहाँ पे करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज लिखा है डिवाइडेड बाई इंपीडेंस। इंपीडेंस का फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पे, जो कि है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये आ गया अपने पास में। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अब ध्यान से देखना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें हम ये चाहते हैं कि ये जो एसी वोल्टेज सोर्स है ये मैक्सिमम करंट सप्लाई करे। ये क्या करे, इसमें मैक्सिमम करंट सप्लाई करे। और अगर करंट को आपको मैक्सिमम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, करंट को मैक्सिमम करने के लिए जो Z है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, इसको मिनिमम करना पड़ेगा। जब Z की वैल्यू मिनिमम होगी, Z की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, उस कंडीशन में आपको करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। जब Z की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, तो करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम। अब ये वाली वैल्यू कब मिनिमम होगी, देखो रेजिस्टेंस तो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी वगैरह पे डिपेंड करता नहीं है, लेकिन ये जो एक्सएल और एक्सी की वैल्यूज हैं ये दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती हैं। कैसे, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। याद है क्या, एक्सएल क्या है, ओमेगा एल, एक्सी क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम रखते हो तो एक्सएल की वैल्यू कम रहेगी क्योंकि ओमेगा कम है, और एक्सी की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि ओमेगा कम होने से एक्सी की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी कम रखते हो तो एक्सएल क्या रहेगा, कम, एक्सी रहेगा ज्यादा। और अगर फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखते हो तो एक्सएल ज्यादा रहेगा, एक्सी कम रहेगा। बात समझ में आई? तो फ्रीक्वेंसी का इन दोनों पे इफेक्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करने से इन दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है। अब मान लो कि शुरुआत में कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी, आप कम फ्रीक्वेंसी रखे हुए हो सोर्स की, कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, इस ओमेगा की बात हो रही है। मान लो कि आपने ओमेगा को कम रखा हुआ है, ओमेगा अगर कम है तो उस कंडीशन में सर्किट के अंदर जो एक्सएल और एक्सी की वैल्यूज हैं वो क्या क्या रहेंगे। ओमेगा अगर कम होगा तो एक्सएल की वैल्यू तो कम रहेगी और एक्सी की वैल्यू ज्यादा होगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो, मान लो ओमेगा को बढ़ा रहे हो आप, ओमेगा बढ़ने से क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी और एक्सी क्या होगा, कम होगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एक्सएल बढ़ के एक्सी के बराबर आ जाएगा। देखो दो काम एक साथ हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम है तब तो एक्सएल कम है और एक्सी ज्यादा है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो एक्सएल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एक्सी कम होता जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों बराबर हो गए तो एक्सएल और एक्सी आपस में कैंसिल, क्योंकि देखो बीच में माइनस का सिंबल है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और सर्किट का जो इंपीडेंस है Z वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर यानी कि R के बराबर आ जाएगा। और उस कंडीशन में इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। बात समझ में आई क्या? इंपीडेंस की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो करंट आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। समझ में आया? तो जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऐसा होगा उसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक्सएल और एक्सी बराबर होकर आपस में कैंसिल हो जाते हैं उस कंडीशन में आपको करंट मैक्सिमम मिल पाएगा, क्योंकि इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी R के बराबर और करंट क्या हो जाएगा,
मैक्सिमम। तो करंट को मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी को ऐसा सेट करना पड़ेगा ताकि एक्सएल और एक्सी क्या हो जाए, आपस में कैंसिल हो जाए, बराबर होके ये कैंसिल हो जाने चाहिए। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको, तो हमने हिंट यही दिया है कि एक्सएल और एक्सी बराबर होके कैंसिल होनी चाहिए, वो वाली फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक्सएल और एक्सी को बराबर कर दो यहाँ पे भाई, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक्सएल और एक्सी बराबर होके कैंसिल हो जाएंगे उसी फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर रहे हैं, तो इन दोनों को बराबर पुट कर दो आप, देखते हैं क्या फ्रीक्वेंसी आती है। एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल, एक्सी का 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, ये ओमेगा इधर ले आओ तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। तो ओमेगा क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे, 1 बाई रूट एल सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी आ जाएगा। ये जो ओमेगा अपने पास निकल के आया है ये एक स्पेशल केस में आपने कैलकुलेट किया है, कब, जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो रहे हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक छोटा सा आर का सिंबल यहाँ पे लगा रहा हूँ कि ये जो ओमेगा आपने यहाँ पे लिया है वो कौन सा है, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो कि किस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हुआ, तो ओमेगा आप जानते हो क्या होता है, 2 पाई एफ के बराबर होता है। तो एफ को एफ आर लिखेंगे क्योंकि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो ये बराबर आएगा 1 बाई रूट एल सी के। तो एफ आर किसके बराबर आया, 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी के बराबर आ गया। तो ये आ गया अपने पास में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अच्छा, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी निकल के आई है, तो ये सोर्स की वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो जाएंगे, और बराबर होने से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और सर्किट का जो इंपीडेंस है यानी जेड की वैल्यू वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर यानी कि आर के बराबर होगी। तो याद रखना है कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का इंपीडेंस, आरएलसी सर्किट का इंपीडेंस किसके बराबर हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ आर के बराबर होता है ना, एक्सएल और एक्सी आपस में कैंसिल। ठीक, ये बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज और यहां पे बताएंगे कि ये जो आरएलसी सर्किट है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके लिए डिफाइन की जाती है, सिस्टम के लिए। भाई यहां पे ये तो हो गया सिस्टम, और ये हो गया सोर्स जो यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे ये जो पर्सन है ये है सोर्स, और ये जो झूले पे बैठा हुआ पर्सन है और ये जो झूला है ये है अपना सिस्टम, और दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तभी तो हम मैक्सिमम आउटपुट ले पाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सोर्स की जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको करंट मैक्सिमम मिल रहा है वही फ्रीक्वेंसी एक तरह से इस आरएलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जब मैच करते हैं तभी तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल पाता है। बताओ भाई, मैक्सिमम आउटपुट कब मिल पाएगा, जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करेंगे। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो कर सकते हो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैक्सिमम ऊंचाई तक इस झूले को पहुंचा सकते हो, उसी तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम करंट के लिए आपको इस वाली फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी फ्रीक्वेंसी को हम इस आरएलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो अगर आपको पूछे कि बताओ इस सीरीज आरएलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका फॉर्मूला भी यही है 1/2 पाई रूट एल सी। या पूछे कि सोर्स की कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर सोर्स की जो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स यहाँ पे लगाया जाता है उसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको सर्किट में करंट मैक्सिमम मिल सकता है, तो उसका फॉर्मूला भी सेम है 1/2 पाई रूट एल सी। दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। ठीक है, याद रखना है। ये जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है ना, ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी कई टॉपिक्स में ये काम आएगा, तो इसको याद कर लेना। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछे तब तो ये फॉर्मूला है, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो ये वाला फॉर्मूला है। देखो दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, ये तो किसका फॉर्मूला है, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये किसका फॉर्मूला है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। आया समझ में? ठीक है, अब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी और करंट इनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आपको करंट मैक्सिमम मिलता है, और फ्रीक्वेंसी अगर कम ज्यादा करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा करंट के ऊपर। करंट का फॉर्मूला है आई नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन जेड। आरएलसी सर्किट के लिए जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं। यहां पे मैं एक्स एक्सिस के ऊपर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को प्लॉट कर रहा हूं, और वाई एक्सिस के ऊपर मैं करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है आई नोट उसको प्लॉट कर रहा हूं। तो आई नोट और ओमेगा इनके बीच में ग्राफ है ये। हमको पता है कि अगर हम
जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है उसको ओमेगा आर के बराबर रखेंगे, यानी कि रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर रखेंगे, तो उस कंडीशन में एट ओमेगा आर, जब ओमेगा किसके बराबर होगा, ओमेगा आर के बराबर होगा, देन एक्सएल और एक्ससी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, और इक्वल होने से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्सएल और एक्ससी इक्वल होके अगर ये कैंसिल हो गए तो करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, आई नोट इक्वल टू ई नोट बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, यानी कि आर के बराबर मिलेगी, और ये इस आई नोट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि आर को तो आप हटा नहीं सकते सर्किट से, लेकिन एक्सएल और एक्ससी को बराबर करके आपस में कैंसिल करवा सकते हो। तो उससे क्या हुआ, सर्किट में करंट मिला आई नोट इक्वल टू ई नोट बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, मतलब आर, तो ई नोट अपॉन आर, ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और ये कब मिलेगा, जब रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप सेट करोगे। तो करंट अभी मिल रहा है मैक्सिमम, आई नोट की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, मैक्सिमम मिल रही है। आया समझ में। अब अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो, अभी तो दोनों बराबर हैं, एक्सएल और एक्ससी बराबर हैं, किसके ऊपर, ओमेगा आर के ऊपर। ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल की वैल्यू और एक्ससी की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी को यानी कि ओमेगा को इंक्रीज करते हो, तो आपको पता है कि एक्सएल ओमेगा के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाएगा। फॉर्मूला लिख देता हूं इसका, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्ससी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो बताओ, अगर ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी पे दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो क्या एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और एक्ससी की वैल्यू साइमल्टेनियसली कम होगी, क्योंकि ओमेगा बढ़ने से एक्सएल तो बढ़ता है और एक्ससी कम होता है। तो अभी तो दोनों बराबर हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा आर के ऊपर। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, ओमेगा एल यानी एक्सएल की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक्ससी की वैल्यू घटती जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी और एक्ससी की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। और ये जो गैप है इनके बीच का, ये जो डिफरेंस है, एक्सएल की वैल्यू इतनी है, एक्ससी की वैल्यू इतनी है, इनके बीच में इतना डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या होता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। समझ में आया, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ ये गैप बढ़ता जाएगा, मतलब एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू क्या होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर होके आर स्क्वायर में ऐड हो रहा है। तो अगर ये डिफरेंस बढ़ेगा, एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू बढ़ेगी, तो उससे नीचे ये वाली जो वैल्यू है ये इंक्रीज होगी, और इसके इंक्रीज होने से करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब अगर ओमेगा को आपने ओमेगा आर से इंक्रीज किया तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा इसका। अब उल्टा करके देखते हैं, ओमेगा आर से फ्रीक्वेंसी को कम करके देखते हैं। मान लो ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्ससी बराबर हैं। अब आपने क्या किया, जो ओमेगा है उसको कम किया, तो ओमेगा जो ओमेगा है उसके कम होने से एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, एक्सएल कम होगा, और एक्ससी की वैल्यू बढ़ेगी ओमेगा कम होने से। अभी तो दोनों बराबर हैं ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी पे। तो जैसे ही ओमेगा आर से आप ओमेगा को कम करोगे, ओमेगा आर से फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे, तो क्या होगा, ये जो एक्सएल है इसकी वैल्यू कम होती जाएगी और एक्ससी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और देखो इनके बीच का गैप अगेन बढ़ रहा है। अगर आप ओमेगा को जो ओमेगा आर से ओमेगा को ओमेगा आर से कम करते हो, अगर आप ओमेगा को ओमेगा आर से कम करते हो, तो एक्सएल की वैल्यू घट रही है और एक्ससी की वैल्यू बढ़ रही है, और इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। अगर ये गैप बढ़ेगा तो एक्सएल माइनस एक्ससी, अगर ये डिफरेंस इंक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में इसका स्क्वायर होकर ये आर स्क्वायर में ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये इंपीडेंस को इंक्रीज करेगा और उससे करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो आप ओमेगा आर से फ्रीक्वेंसी को आप चाहे इंक्रीज करो या फिर डिक्रीज करो, दोनों ही केस में जो करंट है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो दोनों साइड में एक ही जैसा ग्राफ बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या भाई, ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्ससी बराबर। अब चाहे ओमेगा को कम करो, कम करोगे तो एक्सएल घट जाएगा, एक्ससी बढ़ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ तो एक्सएल, ये जो एक्सएल है ये बढ़ जाएगा, एक्ससी कम हो जाएगा। तो दोनों के बीच का गैप तो बढ़ ही रहा है। एक्सएल माइनस एक्ससी इन दोनों के डिफरेंस को बता रहा है, एक्सएल और एक्ससी के, तो ये तो बढ़ ही रहा है ना डिफरेंस, और इस डिफरेंस के बढ़ने से ये वाली वैल्यू बढ़ेगी और इसका स्क्वायर होके यहाँ पे ये आर स्क्वायर में ऐड होगा, तो ये इंपीडेंस को बढ़ाएगी वैल्यू, और इंपीडेंस बढ़ेगा तो करंट कम होता जाएगा। तो जो ग्राफ है उसमें हमने इसी चीज को रिप्रेजेंट किया है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को या एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा आर से अगर बढ़ाते हो या कम करते हो तो करंट डिक्रीज होता जाएगा।
ठीक है। और ये जो कंडीशन है, जब एक्सल और एक्सी आपस में बराबर होते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो जो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कंडीशन है उसमें आप इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि सीरीज आरएलसी सर्किट में वो फ्रीक्वेंसी, सोर्स की वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर एक्सल और एक्सी बराबर हो जाते हैं, और ये बराबर होने से सर्किट का जो इंपीडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आर के बराबर हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बोलते हैं। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको करंट हमेशा मैक्सिमम मिलता है, ये हम यहाँ पे बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन कर देंगे ऐसे, ठीक है। अगर आप मान लो कि दो ऐसे सर्किट यूज करते हो जिनके लिए ओमेगा आर सेम है, तो करंट मैक्सिमम कौन से वाले सर्किट में मिलेगा? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्योंकि देखो रेजोनेंस कंडीशन में जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है वो ई नोट अपॉन आर के बराबर आ रही है, मतलब आर तो रहेगा इस सर्किट में। अब जिस सर्किट का आर कम होगा उसके लिए करंट की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा आएगी, और जिसका आर ज्यादा होगा उसके लिए करंट की मैक्सिमम वैल्यू कम आएगी। दो अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करके इसको बता रहा हूँ। ये दो अलग अलग ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये वाला जो ग्राफ है ये ऐसे सर्किट के लिए है जिसका रेजिस्टेंस मान लो कि 10 ओम है, और ये वाला जो दूसरे वाला ग्राफ है जिसमें करंट की वैल्यू को हमने इससे कम दिखाया है, इस वाले ग्राफ के अंदर जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है इतनी जा रही है, तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला सर्किट है। ऐसा सर्किट जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू कम मिलेगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। इस तरीके से इसको ड्रॉ करके बता सकते हो, ठीक है। आया समझ में? क्लियर एकदम?